So on day one, we had written the whole syllabus, the course line of this topic. First was introduction, second was the geological time scale, third was physiography, and fourth topic is drainage systems. So in drainage systems, this is not as lengthy as the physiography of India, but it is equally important. Why? Because when you have some command, some considerable command over the drainage systems, this chapter, then only you will be able to correlate art and culture and even history when the questions are being asked in prelims. In mains also, questions are coming from this chapter, but they are more or less direct in their nature. But as far as prelims is concerned, basically the framing of question is such where 2 or 3 disciplines are being first mingled, then one question is framed, and then means they ask the question. Like, which historical city or town is located on the banks of which river? So at least you should know the course of that river, from which point it is being originated, where is the mouth of that river located, if any prominent town falls in between the course of that particular river. You must know all these things, right? So drainage pattern suggests rivers, and we know that since the time immemorial, our civilizations opted to get established on the banks of rivers only. Why? Because for our sustainability, water is the essential element. हमारा जो शरीर है, फिलॉसफी में जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं उसमें भूत कहते हैं। भूत, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसे भूत कहा जाता है फिलॉसफी में। और 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो परमानेंट हैं, दे आर नोन एज पंच महाभूत। पंच महाभूत का कभी आपने यदि नाम सुना हो तो, पंच महाभूत ही पंच तत्व कहलाते हैं। जब व्यक्ति संसार छोड़ के चला जाता है और उसकी अंत्येष्टि होती है, व्हेन द लास्ट राइट्स आर परफॉर्म्ड, ऑफन वी रीड इन न्यूज कि उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ या वे पंच तत्व में विलीन हुए। तो पंच तत्व क्या है? गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बनत शरीरा। धरती, पानी या जल, पावक मतलब आग, गगन मतलब आसमान, और समीर माने वायु। ये 5 चीजें हैं जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बना है। तो पंच महाभूत में एक है पानी, और पानी मतलब पीने योग्य पानी, पेयजल जिसे बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर। समुद्र के पानी से हमें कोई उतना लेना देना होता नहीं। तो जो पेयजल है उसी की सारी बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि पेयजल संकट देश में गहराया, वाटर स्कार्सिटी is there. It is all pervasive in our country as well as in several countries across the globe, and therefore our government decided to link major rivers across the Indian territory. गारलैंड प्रोजेक्ट उसका नाम है, नदी जोड़ो परियोजना। बहुत से लोगों ने उसका विरोध भी किया, बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं ठीक बात है। विरोध इसलिए है क्योंकि वो प्रकृति के विधान के विरुद्ध है। नदी अपनी दिशा में बह रही है और आप उसको कहीं और उसका रुख मोड़ रहे हैं, इसलिए वो प्रकृति के विरुद्ध है। पर अगर साइंटिफिकली उसको किया जाए तो वो काम सही हो सकता है। बेसिकली हम देख पा रहे हैं ऑनलाइन में रुचि नहीं है। जो लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है किसी मजबूरी के कारण। क्या आपको दबाव के कोई दबाव है क्या? ऐसा मत करें भाई, 4 बजे का टाइम है तो आप 4 बजे हाजिर हो जाएं, वरना तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं और आप उसको देख करके समझेंगे।
कोई भी एक नदी जो है अपनी यात्रा शुरू करती है एक पॉइंट से, ये रहा ड्रेनेज ऑफ इंडिया। और ये क्या है भाई, ये क्या कर गया? ये देखिए, ये वैक्स क्रियॉन से इसको बनाया गया है, किसी बच्चे ने पेंटिंग बनाई होगी, है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लाउड्स है और ये यहाँ पे बारिश हो रही है। हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ये बेसिकली बर्फ के रूप में गिरती है। क्यों ऐसा होता है कि देहरादून में बारिश होती है और धनौल्टी में बर्फ गिर रही होती है? क्योंकि वो जब जितना नीचे जाती जाएगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगता जाएगा और हीट भी होती जाएगी, तो एक्चुअली वो पिघल जाती है, वरना गिरती वो बर्फ ही है। ठीक। अब ये यहाँ पे बर्फ है, ये बर्फ पिघलेगी, रन ऑफ शुरू हुआ। सिमिलरली यहाँ से भी ट्रिब्यूटरीज, और ये आती जा रही है आती जा रही है, और फाइनली ये अपने माउथ को पहुंचती हैं। दिस इज द ओरिजिन ऑफ रिवर एंड दिस इज द माउथ ऑफ रिवर। समझे? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द माउथ। माउथ का मतलब ये नहीं कि जहां से शुरुआत हो रही है, लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, इसलिए बोल रहा हूँ। अब वो समुद्र में यहाँ पे जा मिली, और यहाँ पे एक्विफर्स भी हैं। मतलब इसी से क्या होता है कि हमारा ग्राउंड लेवल का जो वाटर टेबल है वो भी बरकरार रहता है। इस पूरे सिस्टम को बेसिन बोला जाएगा। ये एक नदी का उस एक मेजर रिवर along with its all the tributaries originating from one point, tributaries being originated from different points, they are being merged into the mainstream and then finally joining the ocean at the mouth of the river. So this whole area, it will be known as river basin. वो किसी भी नदी का रिवर बेसिन होगा, like Ganga river basin. So Ganga is the major river, it is the backbone of that system, and all the tributaries of that system, they are just helping streams, they are contributing their water into the mainstream of Ganga, and Ganga is flowing towards the Bay of Bengal. So the point where Ganga joins ocean or the Bay of Bengal, there from means considering that point as point B and considering Gangotri as a point A, so the whole region in between, it will be known as Ganga river basin. ठीक, आपने उसको अपनी ओर करना। See, if a river is flowing, suppose if a river is flowing like this and another river is flowing like this in a parallel course, और बीच में यहाँ पे पहाड़ है, such that इस तरफ भी स्लोप है और इस तरफ भी स्लोप है, तो ये पानी उधर नहीं जाएगा, ये पानी जाहिर है इधर नहीं आएगा, क्योंकि पानी ऐसे चढ़ के तो उधर जाएगा नहीं, उतर के इतना भी उत्सुक नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे वाटर डिवाइड या ड्रेनेज डिवाइड। कोई भी पहाड़ की एक श्रृंखला, इसका कोई एग्जाम्पल है? वेस्टर्न घाट्स ड्रेनेज डिवाइड हो गए, ठीक है। कोई दो नदियां, उनके बीच में कोई नर्मदा एंड तापी, ठीक है। कौन सा पहाड़ है? वेरी गुड, ठीक है, सतपुड़ा उसके बीच में। तो इससे ये एक ड्रेनेज डिवाइड का एग्जांपल है कि दो नदियां पैरेलली बह रही हैं पर वो मिल नहीं रही हैं। ठीक, ये ड्रेनेज डिवाइड है। तो आइए थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे आई विल टेल यू। ओके, स्टार्ट राइटिंग। पहले तो चैप्टर का आप हेडिंग ही डाल लेंगे, ड्रेनेज ऑफ इंडिया या ड्रेनेज सिस्टम्स। ड्रेनेज बेसिन इंक्लूड्स ऑल द थ्री फॉर्म्स। ड्रेनेज बेसिन इंक्लूड्स all the three forms, namely rivers, streams and land surface. Rivers, streams and land surface.
समझे? तो मैंने कहा पूरा एरिया तो उसका बेसिन है। ड्रेनेज बेसिन एक्ट एज अ फनल, ड्रेनेज बेसिन एक्ट एज अ फनल, acts as a funnel by collecting all water, by collecting all waters within the area, by collecting all waters within the area covered by the basin, covered by the basin, and channel it to a single point, and channel it to a single point. फनल हम सब जानते ही हैं। तो फनल जैसा चारों तरफ से ऐसा उठा हुआ रहता है और वो एक पॉइंट की ओर स्लोप कर रहा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक इसी तरीके से इसका भी जो आप ग्रेडियंट देख पा रहे हैं, इट इज एविडेंट हियर, all the mountains or all the means high altitude regions, they have a gradient towards a single point. So the water flowing from different mountains or hilltops, it is being flown towards the mainstream, and then mainstream joins the ocean, say Arabian Sea or whatever it is. Okay, there is an endorheic, ये spelling यहाँ पे देखेंगे, endorheic, endorheic. There is an endorheic drainage basin. विजिबल नहीं है आपने। ओके, विजिबल नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उधर देखिए। endorheic drainage basin और closed drainage basin, closed drainage basin. तो अभी आपने जो चित्र देखा कि भाई पहाड़ से बारिश हो रही है, नदी बहती हुई समुद्र की ओर जा रही है, और दुनिया में ऐसी भी नदियां हैं जो एक पॉइंट से बहना शुरू करती हैं पर वो किसी समुद्र में जाके नहीं मिल रही हैं, वो कहीं लैंड सरफेस पे ही कहीं गायब हो जाती हैं, या तो वो किसी लेक में जाकर के मिल जाती हैं, उस पानी में वो जाकर के वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं और वो खत्म हो जाती है, या एक लूनी नदी है, वो तो अलग ही है, रहस्यमयी नदी है, तो जमीन में ही गायब हो जाती है। राजस्थान की लूनी नदी गुजरात में जाके वो जमीन में ही गायब हो जाती है। देखिए, इन दिस वाटर कन्वर्जेस टू सिंगल पॉइंट, water converges to single point inside the basin, inside the basin known as sink, known as sink, sink, SINK. Which may be a permanent lake known as sink, which may be a permanent lake. अरे उठा लीजिए, which may be a permanent lake or a point where surface, or a point where surface water is lost underground. लाइन है कि which may be a permanent lake or a point where surface water is lost underground, like sinkhole, like sinkhole in karst topography, in karst topography. तो क्या मुझे बता सकते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी में कौन सा मिनरल प्रोमिनेंट होता है? लाइमस्टोन प्रोमिनेंट होता है, और उसके कुछ लैंडफॉर्म्स। ओके, कौन रहा है? आप बोल रहे हैं ना, ठीक है। और स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, और दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पिलर बन जाएगा, केव पिलर बन जाएगा। जो लोग, आप तो देखो आपके सामने तो रियल एग्जाम्पल है उसका, टपकेश्वर महादेव मंदिर,
जो लोग नहीं गए हैं वो जाएं, उसे देख के आएं। यदि आप भगवान में आस्था नहीं रखते हैं तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट की हैसियत से चले जाएं, पर उसे देख के जरूर आए कि स्टेलेक्टाइट ऊपर से लटकने वाला, स्टेलेग्माइट जो नीचे इकट्ठा हो गया, और वो जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो बना देते हैं केव पिलर। ये कैल्शियम की वजह से ऐसा होता है, चूने की वजह से होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। ठीक है, ड्रेनेज डिवाइड, एक सब हेडिंग डाल लीजिए, ड्रेनेज डिवाइड। आप लोगों को पता है कि कल मौसिन राम में बारिश हुई है। ड्रेनेज डिवाइड सब हेडिंग डाल ली। मौसिन राम में कल बारिश हुई 24 घंटे में 811 mm, 811 mm। जब से रिकॉर्ड रखा जा रहा है बारिश का हिस्टोरिकल टाइम्स से, पता लगा है कि केवल जून में केवल 10 बार ऐसा हुआ कि 750 mm से ज्यादा बारिश हुई। और इतनी बारिश 27 साल के बाद जाकर के हुई है मौसिन राम में। तो मेरा ये प्रश्न है कि ऐसा क्या होता है कि चेरापूंजी और मौसिन राम में इतनी बारिश होती है। ये तो बात कोई बहुत बड़ी भी नहीं है कि बारिश हो गई, वो तो हो गई, ऊपर वाले की रजा थी, हो गई। पर वहीं क्यों हुई, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई? गारो खासी जयंतिया है, क्या है वो, तो उनका क्या रोल है उसमें? ओरोग्राफिक रेनफॉल का काम। वेरी गुड। जो लोग, एक तो एटलस निकालो पहले, सबसे पहले। And open the page where northeast is given. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बांग्लादेश है, दिखा भाई? ये 18 और 19 है मेरे में, 18 और 19। बे ऑफ बंगाल से हवाएं चलती हैं लगभग 400 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके, वो मेघालय की ओर पहुंचती हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश और मेघालय के बॉर्डर पे बहुत पतला सा ग्राउंड है, प्लेन एरिया है, ग्रीन हल्का सा, दिखा? यही वो प्लेन रीजन है जो उन हवाओं को पहले तो अंदर घुसने की इजाजत देता है। अगर बिल्कुल कोस्ट पे ही पहाड़ होते तो हवा अंदर घुस ही ना पाती। अब हवा अंदर घुस गई पहले तो, और वहां पे बने गारो खासी जयंतिया इस तरीके से, मतलब एक वो हॉर्स शू जैसा बना रहे हैं, ओपन टुवर्ड्स बांग्लादेश। गारो खासी जयंतिया, और चौथी कौन सी है? मिश्मी, मिकिर। मिकिर तो ऊपर है, गारो खासी जयंतिया का जो रीजन है, तो इसमें क्या है, ईस्टर्न खासी हिल्स का ये एरिया लगता है जहां पे चेरापूंजी और मौसिन राम, और ये उस हवा को रोक लेते हैं। जो मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स जो आ रही हैं वहां से, बे ऑफ बंगाल साउथ साइड से, उसको ये पहाड़ रोक लेते हैं फनल की तरह। ठीक है, कहीं जाने नहीं देते। और फिर उसमें, और पीछे से तो प्रेशर पड़ ही रहा है, फिर वहां पे शुरू होती है बारिश। और वो बारिश इस बार चूंकि गर्मी ज्यादा थी, जाहिर है एवापोरेशन ज्यादा हुआ, लो प्रेशर भी वहां पे बना होगा लैंड सरफेस पे। लो प्रेशर का मतलब है कि गर्मी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम होगा तो हवाएं लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं। ऐसे में अगर कोई आसपास में कोई दरिया, कोई समुंदर है तो वहां पे बारिश शुरू हो जाएगी। समझे? ओरोग्राफिक रेन उन्होंने बिल्कुल करेक्ट नाम बताया। खुशी होती यदि आप लोग भी कोई बोलते तो। चलिए ठीक है, ड्रेनेज डिवाइड में लिखिए, ड्रेनेज डिवाइड इज द सेपरेशन
ड्रेनेज डिवाइड इज अ सेपरेशन ये देखिए, separation between two adjacent drainage basins, separation between two adjacent drainage basins, adjacent drainage basins जो बिल्कुल लगे हुए हैं, ठीक है, निकटवर्ती हैं. It is usually a high ridge, it is usually a high ridge. एग्जाम्पल जैसा उन्होंने बोला था वेस्टर्न घाट लिख लो आप, और लिख लो सतपुड़ा, ये तो मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था मध्य प्रदेश में, है ना. नर्मदा है और नीचे तापी है, बीच में सतपुड़ा है. तो सतपुड़ा और उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो नर्मदा, ऐसा डैश ला के तापी, तो आपको पता रहेगा कि उनके बीच में है वो. जैसे आप इसी को मान लो, इसको नर्मदा ले लो और इसको तापी ले लो, ठीक है. नर्मदा जो है वो नदर्न साइड में बह रही है और तापी जो है वो सदर्न साइड में नीचे बह रही है, और उसके बीच में आप इसको सतपुड़ा मान लो. ये उधर भी ढाल है और इधर भी ढाल है. पहाड़ कभी भी ऐसा तो होता नहीं है जैसा हम 3D प्रोजेक्ट बनाते थे, हम बस सामने जहाँ चीफ गेस्ट जहाँ खड़े होने वहां पे पहाड़ दिखा देते थे, हमारी तरफ ऐसे सपाट दीवार होती थी. ऐसा नहीं होता, ये फिल्म का सेट नहीं है. पहाड़ दोनों तरफ इसी तरीके के ही होते हैं. तो इसीलिए ये जो रिज बन रही है इसकी वजह से ये पानी डिवाइड हो जाता है. नेक्स्ट लिखिए, रिवर बेसिन एंड वाटरशेड. रिवर बेसिन एंड वाटरशेड. both the two are the areas, both the two are the areas of land that drain to a particular water body, that drain to a particular water body such as lake, stream and river, such as lake, stream and river. उसका टाइटल कितना अच्छा है, जर्नी ऑफ द रिवर. देख लो आप, उतनी अच्छा डायग्राम है, सुंदर सा डायग्राम है. अगर आप लोगों की ड्राइंग जरा भी अच्छी है, मतलब काम चलाऊ भी है, अब ऐसा भी ना हो कि शेर बनाने को कहा था और हम जो है चूहा बना के आ गए, तो वो वाली तो ड्राइंग नहीं चलती. अगर डायग्राम बनाना जानते हैं, थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, हल्का बहुत. कुछ लोग इतने क्रिएटिव होते हैं, ऐसे वो ऐसे लिखते हैं तो उसमें वो कुछ कुछ बनाते चलते हैं. जैसे स्वच्छ भारत का लिखा तो उन्होंने कुछ नहीं तो महात्मा गांधी का चश्मा ही बना दिया. मैंने एक बार एक बात सुनी, उसमें उन्होंने कहा गांधी जी के चश्मे में एक तरफ स्वच्छ लिखा है, दूसरी तरफ भारत लिखा है. जहाँ स्वच्छ है वहां भारत नहीं है, जहाँ भारत है वहां स्वच्छ नहीं है. मैंने कहा आप अपने दिमाग का स्तर सोचें सबसे पहले तो. जैसे आप चुटकुला कह रहे हैं, जाने अनजाने आप अपने देश की फजीयत कराने पे तुले हुए हैं, केवल इसलिए कि आप एक कॉमेडियन हैं. आप चाहते हैं कि आपकी बात यूट्यूब पे सुनी जाए, तो एक जिम्मेदारी की भावना भी होनी चाहिए अपने देश के प्रति. नहीं समझ रहे हैं? नजर उठा करके देख लो पाकिस्तान की ओर. अभी परसों खबर आई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं, और श्रीलंका से खबर आ रही है कि वहां पे तो कुछ खाने को बचा ही नहीं है, अब हालत इतनी खराब है. नेपाल अलग अपने संकटों से जूझ रहा है. ऐसे में साउथ एशिया में अगर कोई रहबर खड़ा है तो वो है भारत गणराज्य. तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए. अरे भाई हम कहीं इधर उधर जरा भी तो थोड़ा हो जाते ना, एक गांव भी उधर हो जाता तो आप समझ लीजिए. अभी परसों ही मैं एक वीडियो
खाली वक्त में, क्योंकि क्लास नहीं थी, तो दोपहर में मैं वीडियो देख रहा था। पाकिस्तान में एक घरों में काम करने वाली जो महिला थी, डोमेस्टिक हेल्प, वो कह रही थी मैंने कमाने के लिए अपने बच्चों को इस्लामाबाद भेजा। वो खुद काम कर रही थी कराची में। बोले इस्लामाबाद बड़ा शहर है, देश की राजधानी है, मैंने वहां पे भेज दिया। महंगाई का आलम ये है कि क्योंकि मैं तो घरों में काम कर रही हूँ, तो साहब लोगों के यहाँ जो खाना बचता है या जो है, तो वो मुझे थोड़ा बहुत मिल जाता है। पर जो उसके बच्चे इस्लामाबाद गए हैं, तो वो जब फोन करते हैं कि अम्मी हमने रोटी केवल हमको हासिल हो सकी है, और अब हम ये सोच रहे हैं कि हम उसको केवल नमक के साथ खा लें या हम प्याज भी खरीद पाए। तो बोली मुझे रोना आ जाता है ये बात सुन के कि मैं तो चलो जैसा भी मुझे बचा कुचा खाना मिल रहा है कि एटलीस्ट मिल तो रहा है, मेरे बच्चों को उतना भी मयसर नहीं है, वो भी उपलब्ध नहीं है। और ये उस देश की हालत है जो हमसे एक दिन पहले आजाद हो गया था। और कायदे आजम कहलाते थे, वो सूट पहना करते थे उस जमाने में। महात्मा गांधी तो केवल धोती पहनते थे, वो सूट पहनते थे, और उस टाइम में भी 3 पीस सूट पहनते थे। आज भी सिलवाने जाओ तो कितना महंगा पड़ेगा। जिन्ना अलग ही हनक में रहने वाला आदमी था, नाश करके चला गया, अपने पीछे छोड़ गया वो लोगों को तड़पने के लिए, मरने के लिए, दिन रात तिल तिल मरने के लिए। तो जो लोग इस तरीके के आप कहीं पे भी सुने ना, क्योंकि आपके अंदर अब एक सिविल सर्वेंट पनप रहा है, तो कोशिश ये करिए कि उस बात को ज्यादा सपोर्ट ना करें। भाई आपको किसी को करेक्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं है। घर परिवार में बहुत से लोग मिलेंगे, आपको अपना अलग ज्ञान देते हैं, पर उनको हमें सुधारना नहीं है, पर हमें उनकी बातों से कुछ सीखना भी नहीं है, उनकी बातों को अपने अंदर उतारना भी नहीं है। लिखिए, इन river basin all the water drains to a large river. The term watershed describes a smaller land. Yes, in river basin all the water drains to a large river. The term watershed describes a smaller land area. A term watershed describes a smaller land area that drains to smaller streams, comma lake or wetland. There may be many smaller watersheds within a single river basin. जैसे there may be many smaller watersheds within a single river basin. सूबा, सरकार, परगना, अब इसको लगाओ किसके अंदर कौन आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मिडाइवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया के सवाल आते हैं, कभी देखे? एक किताब खरीद लो प्रीवियस ईयर की, ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। क्या कर रहे हैं ये? यहाँ की जो सरकार है ना, वो देहरादून को स्मार्ट बना के ही दम लेगी। हद हो गई अब तो भाई, हम तो थक गए। जिस गली कूचे से निकल जाओ, रहन दो ये। क्यों बोलूं मैं सरकार के खिलाफ? ऑलरेडी बिहार में बोगी जला दी आज लड़कों ने, देखो। ओके, अब हम बात करते हैं ड्रेनेज पैटर्न की। आपने पहले इस फिगर को समझ लिया? ऐसे ही किसी एक घर में हम लोग भी रहते हैं, नदियां बह रही हैं। अपने यहाँ तो खैर वैसी कोई नदियां बढ़िया है नहीं, यहाँ पे बारिश हो रही है, पानी आया, और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो उसने कहा वेटलैंड। वेटलैंड इसी तरीके के होते हैं। अपने सबसे नजदीक वेटलैंड कौन सा है? आसन बैराज। आसन बैराज जो है वो उसमें है, रामसर में, रामसर साइट है आसन बैराज, ठीक है। और ये इसमें जाकर के
मिल रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर माउथ द एंड ऑफ रिवर वेयर इट मीट्स द सी। चलो इसका काम यहाँ पे हो गया खत्म। अब आप लिखो ड्रेनेज पैटर्न। ये रहा। सर यस। सर एक क्वेश्चन था, जैसे श्रीनगर है, श्रीनगर गढ़वाल, वो चारों साइड से पहाड़ से घिरा हुआ है, उसके पास हिमालय भी है, तो वहाँ पे इतना समर में इतना हॉट होता है और विंटर्स में इतना ठंडा, बारिश वहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं है, ऐसा क्यों? जैसे देहरादून में फिर भी बारिश ज्यादा है, ये भी घाटी से इतना ज्यादा घिरा नहीं है, पहाड़ इतने ऊंचे नहीं है, बट वहाँ पे पहाड़ ज्यादा ऊंचे हैं, तो वहाँ पे ज्यादा बारिश क्यों नहीं होती है? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए जो सर्दी और गर्मी की आप बात कर रहे हैं ना, बेसिकली हवा जो होती है ना, हवा वो इस बात से भी डिपेंड करती है कि जो लैंड सरफेस है उसका टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, अगर हवा चल, ये क्लियर, अच्छा फोकस, ठीक है। जो अगर जैसे जो टेम्परेचर है लैंड सरफेस पे, बहुत तेज धूप पड़ रही है, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा कि धूप की तेजी होगी, पहाड़ों की जो धूप होती है वो बहुत तेज होती है। तो अगर गर्मियों में बहुत चटक धूप निकली है, बहुत तेज है, तो जाहिर है कि जमीन गर्म हो जाएगी और उससे टच होने वाली जो हवा होगी वो अपने आप, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि कोई भी जो लिक्विड चीजें होती है ना, उनमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गर्म होने लगते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसलिए वहां की हवा गर्म हो जाती है। देहरादून में जो बारिश का कारण है ना, बेसिकली देहरादून में बारिश बहुत सी अलग अलग फैक्टर्स हैं यहाँ पे बारिश होने के। यहाँ पे हमारे पास जो मसूरी की जो रेंज है, इसके पीछे जैसे महाभारत लेक रेंज भी बोलते हैं, उसके पीछे ग्लेशियर्स हैं। देहरादून की बारिश न केवल मानसून पे निर्भर करती है, पर यहाँ का एक अपना अलग एक इकोसिस्टम है। और यही कारण है कि देहरादून में जो पानी की जो सप्लाई है वो आज तक भी मेंटेन हो पा रही है। जो बड़े रिजर्वायर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, बड़े बड़े तालाब हैं जल निगम के पास, उनसे पानी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बारिश होती है वो अलग अलग कारणों से, यहाँ पे अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर जो एयर प्रेशर है वो लो जाएगा, तो जो एवापोरेशन से जो जो ये से बर्फ जो मेल्ट हुई है, उससे जो एवापोरेशन हुआ, उससे अपने आप देहरादून में बारिश होने लगती है। यहाँ पे मानसून का इंतजार करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। पर हाँ, पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि अब देहरादून के हालात बिगड़ रहे हैं, और हमारे कुछ आस पड़ोस के जो राज्य हैं, खासतौर पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में, चूंकि लोगों पे पैसा बहुत ज्यादा है, और उन्होंने देहरादून और मसूरी को एक गेट अवे डेस्टिनेशन के तौर पर देखा, और उनके इस तरीके से देखने के हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लोग आते हैं यहाँ पे, फ्लैट खरीदते हैं, उनकी इतनी ज्यादा डिमांड है, एक के बाद एक बिल्डिंग हाई राइज बनते चले जा रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। एयरपोर्ट को इंटरनेशनल करने की बात थी तो उसमें थानों का जंगल काटने का मसौदा तैयार कर लिया था। बहुत कुछ बुरा हो रहा है, इसलिए देहरादून की बारिश भी थोड़ा थोड़ा करके धीरे जा रही है, नीचे जा रही है। और फिर होता वही है जैसा अभी मौसिनराम में हुआ, 811 mm बरस गया 24 घंटे में। अब जब ये आएंगे, अभी मानसून आएगा, उसके बाद बारिश शुरू होगी, तो वो भी बारिश किस फायदे की, जो लोग त्राहिमाम मचा दे। लोगों की जानें जा रही हैं, घर टूट रहे हैं, पुश्ते ढह रहे हैं, आदमी मर रहा है, सोते सोते बह गया, मिले ही नहीं कहाँ गया, फिर क्या फायदा। बारिश आई भी तो क्या आई, ये तो तबाही आई। ठीक है, सर आपको सर जवाब, मैं मेरा क्वेश्चन ये, जैसे श्रीनगर में नदी भी है, वहाँ पे पहाड़ भी है, हिमालय पास है, तो उससे नहीं कोई नदी फर्क के नहीं होने पड़ता से ऐसा बारिश में? नहीं होता, ना 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 ना, एक नदी के होने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो आप कह दो हरिद्वार में क्यों नहीं बारिश होती, हरिद्वार तो वही, वहां तो दिन में चले जाओ इस समय तो हालत खराब हो जाए। देहरादून का जो फैक्टर है वो एक अलग है, और मैं आपको इस पे एक डिटेल्ड आंसर भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप मुझे आज का वक्त दे दें तो मैं आपको इसका कल आपको डिटेल्ड आंसर भी दे सकता हूँ कि देहरादून में ऐसा क्या कारण है कि जो बारिश होती है। ओके सर। ओके, ड्रेनेज पैटर्न लिखेंगे। देखो ड्रेनेज पैटर्न्स जब हम बोलते हैं ना, पैटर्न का मतलब है कि असल में नदियां बह कैसे रही हैं। तो कुछ तो नदियां ऐसी हैं जो टोपोग्राफी
या जियोलॉजी उस किसी रीजन की जो बेसिन है बेसिकली, उसको ध्यान में रख करके वहां का जो है वो स्ट्रीम या जो कोर्स ऑफ रिवर है वो डेवलप हुआ। जहां ज्यादा पत्थर थे वहां से वो टकरा करके थोड़ा डाइवर्ट हो गई, तो नदी ऐसे जा रही है, फिर घूम रही है आगे से, फिर बह रही है। तो टोपोग्राफी और उस एरिया का जो जियोलॉजी है, वहां के जिस तरीके के पत्थर हैं, टोपोलॉजी एंड जियोलॉजी, इन दो बातों को ध्यान में रख करके इनके हिसाब से जो नदियां बह रही हैं, इन दो चीजों के हिसाब से, उन नदियों को हम बोलते हैं कॉन्कॉर्डेंट। कॉन्कॉर्डेंट। और जो इसके हिसाब से नहीं बह रही हैं, मनमानी है, अपने मन से चलेंगे, ठीक है, ममता बनर्जी की तरह हम रहेंगे हमेशा, हम नहीं किसी की सुनेंगे, वो है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट, इंग्लिश में एक वर्ड होता है डिस्कॉर्ड, एकॉर्ड, डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्डेंट। हिंदी में इसको प्रतिकूल और अनुकूल बोलते हैं। कॉनकॉर्डेंट मतलब अनुकूल है, किसके अनुकूल है? टोपोलॉजी जियोलॉजी के अनुकूल है। और डिस्कॉर्डेंट मतलब प्रतिकूल है, उसके ऑपोजिट है, जैसा होना चाहिए वैसी नहीं है, अपने आप में एक यूनिक है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट में दो तरीके होते हैं, एक तो होता है एंटीसीडेंट और एक होता है सुपर इम्पोज्ड। इसमें नेक्स्ट में ले लो, जैसे हम बोल रहे हैं डिस्कॉर्डेंट, तो डिस्कॉर्डेंट उन लोगों को नहीं दिखेगा, एंटीसीडेंट एंड सेकंड इज सुपर इम्पोज्ड। इनकी सीढ़ी में से मशीन गन जैसी आवाज आ रही है। सुपर इम्पोज्ड, जब हिमालय नहीं बने थे तब से जो नदियां बह रही हैं और उनके सामने हिमालय बने, तब भी वो नदियां बहती ही नहीं, उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, वो वहीं के वहीं बह रही हैं। हिमालय बनने थे, बन गए, अपनी जगह हैं, पर नदियां भी अपनी जगह हैं। ऐसी नदियों को एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। कोई एग्जाम्पल? और अपने यहाँ कोई एग्जाम्पल? ब्रह्मपुत्र सही बात है। सर गंगा। गंगा तो बाद में बनती है, अलकनंदा इज द राइट आंसर। भाई अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा बनती है ना, गंगा कोई खुद थोड़ी ना निकलती है। ये एंटीसीडेंट हो गई। और सुपर इम्पोज्ड नदियां वो होती हैं जो इनके बनने के बाद आई हैं, ठीक, जैसे दामोदर है, कौन से राज्य में बहती है? वेस्ट बंगाल। हाँ, और उड़ीसा वेस्ट बंगाल साइड में। सुवर्ण रेखा है, झारखंड में बहती है। टिस्को को पानी उपलब्ध कराने वाली नदी सुवर्ण रेखा ही है। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर में सुवर्ण रेखा नदी बहती है। सुवर्ण का मतलब स्वर्ण, सोना, सोने की रेखा, स्वर्ण रेखा, उसे सुवर्ण रेखा बोलते हैं। एक नदी है राजस्थान की, बनास, राजस्थान गुजरात में, ठीक है, तो लिखिए। So Indus would be an example of. व्हाट? So Indus would be an example of. एंटीसीडेंट। क्या? नहीं, ग्रेट हिमालय उसमें नहीं होगा। क्या कहलाते हैं? हाँ, ग्रेट हिमालयाज मीन्स हिमाद्री, हिमाद्री, हाँ। ट्रांस हिमालय तो यस, हाँ पीछे, हाँ यस। भागीरथी, अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ से है?
एंटीसीडेंट नदियां वो हैं जो अपनी जगह बह रही हैं और उनके सामने हिमालय बना पर उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, वो उसी जगह बह रही हैं। ये एंटीसीडेंट रिवर की परिभाषा है। मैं इसको करेक्ट आपको पढ़ के सुना दूं जो बात किताब में लिखी है। अ पार्ट ऑफ रिवर स्लोप and the surrounding areas get uplifted. A part of river slope and the surrounding area get uplifted, but the river stick to its original path by vertical cutting. जब वो ऊपर उठ रहा था उसका सराउंडिंग एरिया, तो इस नदी ने चुना उसे गहरा और काटना, उसने कटान चालू किया, thereby forming deep gorges. अलकनंदा इसका एक एग्जांपल। आप गंगा बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको अलकनंदा बोलो, ठीक है। चीजों में अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप उसका अस्तित्व मिटा दीजिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और होता तो है ही, जब वास्ट सिलेबस होता है, चीजें आप सामने एक के बाद एक आती जा रही हैं, तो फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। लिखिए, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। Discordant drainage pattern. It doesn't correlate to topology and geology of the area. It doesn't correlate to the topology and geology of that area. Here the river follows its initial path. Here the river follows its initial path, irrespective of changes in topology. Irrespective of changes in topology. Yes, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। A part of rivers, sorry, it doesn't correlate to topology and geology of that area. Here the river follows its initial path, irrespective of changes in topology. Irrespective of changes in topology. हो गया। एग्जाम्पल एंटीसीडेंट एंड सुपरइम्पोज्ड, दो इसके एग्जाम्पल हैं। डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न के दो एग्जाम्पल हैं, एंटीसीडेंट एंड सुपरइम्पोज्ड। अब लिखिए एंटीसीडेंट, ये रहा एंटीसीडेंट। अ पार्ट ऑफ रिवर स्लोप एंड द सराउंडिंग एरियाज गेट अपलिफ्टेड। कौन सी फोर्सेस काम करती हैं जब कोई एरिया अपलिफ्ट करता है? तो हाँ, कौन सी फोर्सेस होती हैं? ओरोजेनिक फोर्सेस। हाँ, और दूसरी कौन सी फोर्स होती है? एपिरोजेनिक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में? ओरोजेनिक से और एपिरोजेनिक से। ठीक है, इसको थोड़ा इजीली अगर आप समझें तो इसको आप एक शब्द में बोल सकते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस। भूगर्भ से अंदर से प्रेशर की वजह से अपलिफ्टमेंट हो रहा है, कुछ प्लेट मूवमेंट भी हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, या तो एनसीईआरटी पढ़ लो या हरिद्वार जाओ और उनका तर्पण करके आ जाओ, सिरादों ने माँ गंगा में, कि माँ गंगा ये भी हम बे ऑफ बंगाल भेज रहे हैं, हमारे घर में अब स्थान खाली नहीं रहा इनको रखने के लिए। इस देश में सबसे ज्यादा बाल विवाह, कन्या बाल विवाह किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है ना। सारे के सारे गलत हो, हरियाणा में भी होता होगा, और पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज्यादा। हिंदू नहीं पढ़ रहे। अभी आया है, 2 दिन हुए होंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5।
उसमें आंकड़ा है टोटल विवाह का 44% पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लड़कियों की शादी की एज 21 साल कर देने का बिल विचाराधीन है, अभी उस पर मोहर नहीं लगी है, मगर उससे कुछ बहुत ज्यादा हासिल नहीं होगा, ये पहले दिन से ही एहसास था। पर अभी वो अखबार में भी इस बात को लिख दिया गया, क्योंकि केवल उम्र बढ़ाने से क्या, अरे उम्र तो अभी भी 18 है, तो बाल विवाह रुक क्यों नहीं रहा? उन्हें तो 18 तक का इंतजार नहीं है, 21 का खाक इंतजार करेंगे वो। जरूरत है विचारधारा बदलने। हमें लोगों को एहसास कराना होगा कि जिस लड़की को आप घर में बोझ समझ रहे हैं, यदि आप इसी को पढ़ा लिखा करके कुछ बड़ा अधिकारी बनाए, कुछ बनाए, तो जिस जो अभी आपको बोझ लग रही है, ये पूरे जिले का, पूरे राज्य का, पूरे देश का बोझ उठा सकती है। ये उनके माता पिता के दिमाग में उस बात को घुसाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी एक तो निरक्षरता व्याप्त है, और पहले एडल्ट लिटरेसी पर, जैसे प्रौढ़ साक्षरता बोलते थे, उस पर ध्यान दिया जाता था, अभी वो भी नहीं होता। एक पिक्चर आई थी नन्हे जैसलमेर नाम से, हो सकता है आपने उसका नाम भी ना सुना हो। एक छोटा बच्चा था और बॉबी देओल का बड़ा भारी फैन था वो। उस पिक्चर में ऐसा दिखाया गया, और केवल वो, उसकी एक ही मंशा थी कि उनसे वो मिल ले, नन्हे जैसलमेर। और बच्चा था अनपढ़, बिल्कुल उसे कुछ पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। उस पिक्चर में दिखाया गया है कि वो एक हवेली में वो जो महारानी जी हैं, वो पढ़ी लिखी थी, तो वो बड़े लोगों को अपने घर पे पढ़ने बुलाती नहीं। प्रौढ़ शिक्षा का वहां पे था, प्रौढ़ शिक्षा देनी पड़ेगी, ठीक, और लड़कियों की भी शिक्षा देनी पड़ेगी। अभी जैसे मैं पढ़ा, केंद्रीय विद्यालय में एक व्यवस्था है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड फ्री में पढ़ती है, ठीक है, उसका कुछ फीस नहीं लगती, बिल्कुल मुफ्त में पढ़ती है। बहुत अच्छा, सुनने में अच्छा लग रहा है। पर आप इसका दूसरा पहलू ये समझो कि जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, जो एक ही लड़की है, उसके माता पिता तो उसे पढ़ा ही लेंगे, पर जब 2-3 बच्चे हैं, उसमें से लड़की के ऊपर खर्चा पूरा होना चाहिए, इस बात को इंश्योर करना ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि लड़की का हक काट के लड़कों के ऊपर खर्च किया जा रहा हो, वो ज्यादा घातक स्थिति है। ये क्या बात हुई, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मुफ्त में पढ़ लेगी, वो ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक है परिवार नियोजन, वो हुआ नहीं इस देश में आज तक। जिन पे पैसा है वो तो पहले उन्होंने एक शादी की, उनके 2 बच्चे हुए, उन्होंने उनको तलाक दे दिया, और अपनी शादी में जो बच्ची आई थी वो बड़ी हो गई, उससे शादी कर ली, अब उसके 2 बच्चे हैं। खबरें आ रही हैं तीसरा भी हो सकता है। हद हो गई, क्या परिवार नियोजन करेंगे आप? और ये केवल ये कह के कि हम तो पाल सकते, भैया तुम तो पाल सकते हो, पर संसाधन तो सीमित है। तुम्हारा बच्चा हवाई जहाज में बैठेगा, पर बैठेगा तो उसी सीट पे जिस पे कोई और बैठ सकता था। वो नहीं समझे, दूध पिएगा नहीं पिएगा, तुम अमीर हो तो वो कुछ और प्लेटिनम पी जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी दूसरे का हक आप मार रहे हैं केवल इस हनक में कि आपके पास पैसा है। परिवार नियोजन पर भी ध्यान देना होगा, ठीक। इस देश में बहुत भारी विषम स्थिति है ये लड़कियों की शादी की, पता भी नहीं चलता, और उस बच्चे को ही नहीं पता होता कि उसकी शादी हो गई। आप और बताओ, 12 साल की भी उम्र नहीं होती है उन लड़कियों की जिनकी शादी कर दी जाती है। और इसका सबसे जो, ये जो घटना सबसे ज्यादा किसी दिन होती है, तो वो होती है अक्षय तृतीया के दिन, जब हम लोग वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना रहे होते हैं कि चलो वृंदावन अक्षय तृतीया दर्शन करके आएंगे। उस समय राज्यों में जिला प्रशासन जो है ना, अलग अलग इन सब रिमोट एरियाज में ये छापेमारी कर रहा होता है। इस समय लोग वृंदावन घूमने जाते हैं, क्योंकि आखा तीज के दिन ही सबसे ज्यादा ये परेशानी होती है। राजस्थान में होती थी, अभी नहीं होती। राजस्थान में तो खैर बहुत कुछ होता था, जौहर वहां पे होता था, सती वहां पे होती थी। सती का लास्ट इंसिडेंट कब, कौन सी घटना किसका हुआ था? रानी रूप कंवर, देवराला डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, याद आया? नहीं, तो क्या आपने पढ़ा ही नहीं?
सती के बारे में। लिखिए, एंटीसीडेंट में लिखिए। और रानी रूप कंवर के भी जो पति थे वो भी अधेड़ उम्र के थे, जिनकी चिता पे उसके बिठा दिया गया। असल में ना भारत में एक प्रथा, ये एक कहावत है कि लड़की की डोली, पिता के घर से लड़की की डोली निकलेगी और पति के घर से लड़की की अर्थी निकलेगी। ये बहुत पुरानी कहावत अपने समाज में, क्योंकि हमारे यहाँ 7 जन्म का साथ बोला जाता है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में उसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। आए आपके वो वकील भैया नहीं आए, वरना वो आपको बताते हैं। मोमडन लॉ में इसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। मेहर तय होती है निकाह से पहले, ठीक है। उनका कुछ नहीं, साथ वो एक ही नहीं कर लो यार, उतना ही बहुत है। तो इसलिए थोड़ा सा अब दिमाग बदलने की जरूरत है। रिसोर्स है, पुलिस है, प्रशासन है, कहां तक डंडे की नोक पे कहां तक किया जा सकता है? पुलिस भी तो कम है, चोर हैं, उचक्के हैं, और तमाम तरीके के क्राइम है, उसमें ये और सब समस्याएं खड़ी हैं। ये छोटे बच्चे की शादी हो रही है, कोई सती हो रहा है, कोई पता हो जाके। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि हम कहाँ कहाँ जाए, ट्रैफिक है, पार्किंग है, लोग किराएदार हैं वो घर में कब्जे करके बैठे हैं, सारा काम तो पुलिस के ही पास है। और उसमें मंत्री जी अगर घूमने निकल गए तो सारी पुलिस वो उनका देखेगी, वीआईपी प्रोटोकॉल में लग जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम एक दिशा में फोकस करें और हम पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दें, बच्चों की भी और बड़ों की भी, उन्हें भी ना छोड़ें। ठीक, लिखिए। अ पार्ट ऑफ, ये तो कहां तक लिख लिया आपने? गेट अपलिफ्टेड बट रिवर स्टिक टू इट्स ओरिजिनल पाथ by vertical cutting. The river stick to its original path by vertical cutting, thereby forming deep gorges. Example, इंडस रिवर, ही आपने पूछा था ना मुझसे ऑनलाइन में अभी। Yes, sir. जी, इंडस, कॉमा सतलुज, कॉमा अलकनंदा, कॉमा ब्रह्मपुत्र। तो ये जो 3 नदियां हैं, इनके नाम अदर स्टेट्स में सुने जाते हैं। अलकनंदा एक ऐसा नाम है कि ये अदर स्टेट्स में बहुत लोगों को पता नहीं है, ये नाम अलकनंदा नदी, ठीक है। पर अलकनंदा उत्तराखंड की एक मेजर रिवर है, और इसमें अगर 19 और 21 का भी अंतर आ गया ना इसके फ्लो में, तो समझ लो कि बिजली उत्पादन में भी प्रॉब्लम है, पेयजल में भी प्रॉब्लम है, सिंचाई में भी प्रॉब्लम है। अलकनंदा एक ऐसी नदी है। नेक्स्ट लिखिए, सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज में लिखिए, हेयर द रिवर रीचेज अंडरलाइंग हार्डर रॉक। हेयर द रिवर रीचेज अंडरलाइंग हार्डर रॉक। अंडरलाइंग नीचे जो है, अंडरलाइंग हार्डर रॉक, हार्डर रॉक बेड है, रॉक बेड, अंडरलाइंग हार्डर रॉक बेड। आफ्टर वर्टिकली कटिंग the softer rock strata but continues to follow the initial path. For such superimposition, the stream must have significant erosive power. For such superimposition, the stream must have significant erosive power. Example, दामोदर, सुवर्ण रेखा, बनास, दामोदर, सुवर्ण रेखा, बनास।
डिफरेंस लिख लीजिए क्या है दोनों के बीच में बेसिकली, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है पर जो है वो सब्सटेंशियल डिफरेंस। सब हेडिंग लगा लीजिए, डिफरेंस बिटवीन एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड। एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हवलदार को ठुल्ला कह दिया था, याद है? दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने उनको ठुल्ला कह दिया था, तो बड़ी बहस छिड़ गई थी। तो एक वर्ग था जिन्होंने कहा कि नहीं वे बड़ा परेशान करते हैं, बिल्कुल सही है। एक ने कहा कि नहीं, उनकी सर्विस कंडीशंस देखो, उसके बावजूद भी वो ऐसा काम कर रहे हैं, और सब एक जैसे नहीं है, बहुत ईमानदार भी हैं। मैं उस दिन सोच रहा था कि वो कैसे भी हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, जिन पे इतना पैसा है कि उनपे गाड़ियां ही गाड़ियां, अपनी सिक्योरिटी, उनका एक सिक्योरिटी गार्ड इतना फेमस है जितने बॉलीवुड के एक्टर्स फेमस हैं। और आज जब मौत का संकट उनके ऊपर मंडराया तो वो भी बांद्रा की थाने में गए सिक्योरिटी मांगने के लिए, जो लाखों रुपए की सिक्योरिटी खुद अरेंज कर सकते हैं अपने ही खर्चे पे। तब समझ लो क्या बात हुई है। अरे क्या जरूरत है आपको, वो तो फुल्ले हैं, वो क्या कर पाएंगे, वे अनफिट हैं, उनका पेट बाहर निकला हुआ है, वो घूसखोर हैं। तो आप उनको रखो जो ईमानदार हैं, फिट हैं, जिम जाते हैं, है ना, और अपनी महंगी गाड़ियों में घुमाओ। तो क्यों उनकी बोलेरो आई बत्ती लगा करके? क्योंकि उनके होने से हमारे मन में एक विश्वास होता है कि हम सेफ हैं। कभी आप अकेले किसी जगह पे फंसे हैं या पुलिस हो, हिम्मत आ जाती है मन में कि एटलीस्ट हमें अब कोई लूट नहीं सकता, हमें कोई मार नहीं सकता, हमारे पास पुलिस खड़ी हुई है। अभी देखना, एक भी पुलिस वाला आ जाए ना वर्दी में, और अधिकारी आ जाए जिसकी वर्दी थोड़ी सजी हुई है, तो समझ लो आपका वो कॉन्फिडेंस दोबाला हो जाएगा। ये चीज होती है। तो हमारी जो व्यवस्था है ना, इसमें आस्था होना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दिस इज आवर सेटअप, इट इज बाय अस एंड इट इज फॉर अस। ये हमारे ही पैसे से चल भी रहा है, सही बात है, हम टैक्स दे रहे हैं, उसी से खर्चा हो रहा है सारा, मगर उसका सार्थक, उसकी सार्थकता तभी है, उसका वहां होना सफल तभी है कि जब हमारी उसमें आस्था हो। सड़कों पर यदि न्याय होने लगा तो फिर तो रहन दो। एक लड़के ने केवल अभी इतनी सी बात कह दी थी वो पूरे प्रकरण के बाद में, कि आप कोर्ट में जाइए, क्यों आप कर रहे हो? अरे वो उसके घर पे उसे पीटने पहुंच गया, बताओ, और पीटा भी, कलमा पढ़वाया वो अलग, और जब उसने कलमा पढ़ना चालू भी किया उसे तब भी उसको तमाचा मार दिया। तो ये तो बात गलत है। लिखिए, इन एंटीसीडेंट रिवर्स कट, एंटीसीडेंट का कॉमा लगाना, इन एंटीसीडेंट कॉमा रिवर्स कट थ्रू न्यूली फॉर्म्ड लैंडफॉर्म्स and maintain the same path. Reverse cut through newly formed landforms and maintain the same path. While in superimposed, reverse cut deeper through existing landforms. While in superimposed, reverse cut deeper through existing landforms and maintain the same path. And maintain the same path. While in superimposed, reverse cut deeper through existing landforms and maintain the same path. समझे? एक तो है जिसके सामने वो बन रहे थे तो उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, वो बहती रही और उसने वर्टिकल कटिंग इरोजन के थ्रू
अपनी जगह को बरकरार रखा, हथियाए रखा। और जो दूसरी है वो एक लैंडफॉर्म के ऊपर उसने बहना शुरू किया। फॉर्चुनेटली उसको वहां पे एक सॉफ्ट रॉक स्ट्रेटा मिल गया, उसने उसको इरोड कर दिया बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स इमेंस इरोसिव पावर। बहाती बहाती वो डीप गई तो उसको कौन मिला? हार्ड रॉक बेड। उसके बाद वो नहीं काट पाई। तो अब ऐसे में क्या होगा, क्या हो सकता है कि जो एंटीसीडेंट है उसका जो वर्टिकल कटिंग हुई है उससे ज्यादा गहराई है, उसमें चौड़ान कम है, गहराई ज्यादा है, जबकि इसमें गहराई कम है और चौड़ान ज्यादा है। लिखो, इन एंटीसीडेंट रिवर फ्लो अवे द न्यूली फॉर्म्ड वीक सॉइल। In antecedent, rivers flow away the newly formed weak soil, but in superimposed newly formed weak soil, WEAK, weak soil, but in superimposed the rivers have high erosive power. The rivers have high erosive power so that they can cut through underlying rocks. They can cut through underlying rocks. आपको डिफरेंसेस आ गए समझ में? अब लिखिए कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। डिस्कॉर्डेंट आपने लिख लिया, अब लिखिए कॉनकॉर्डेंट। कॉनकॉर्डेंट ये रहा। मैंने अभी जो आपको बात बताई है ना, उसका मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं अपने सिस्टम में विश्वास करने का। कॉनकॉर्डेंट लिखिए, कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। जब हमारे यहाँ कोविड फैला, सेकेंड वेव की बात है, तो यूपी में मतलब विदेशों से एक तो लोग लौटने लगे। तो आपने सुना होगा यूपी में एक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक लिस्ट दी गई थी गाड़ियों की कि इन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाए। जो लेबरर्स हैं, जो हमारे गरीब लोग जो उस पे जो हाईवे पे पैदल चलते जा रहे हैं, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए। जब समीक्षा की गई उस लिस्ट की तो पाया गया कि उसमें तो ई रिक्शा का नंबर लिखा है, उसमें बाइक का नंबर लिखा, बसें बताई गई थी वो सरकार को, इसका पैसा दे दो हम डीजल डलवा लेंगे बस में। उसमें बाइक निकली, वो बाइक में डीजल डलवा लो, इंजन बैठ जाएगा, मजदूर तो लाना भूल जाओ, तुम कहाँ से लाओगे। और सरकार ने पहले ही दिन से अपना रुख साफ रखा था कि हमें इस लिस्ट में वर्णित एक भी नंबर की गाड़ी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उत्तर प्रदेश परिवहन है, यूपी रोडवेज है, हमारे पास लंबी चौड़ी फ्लीट है बसेस की। आप जानते हैं यूपी रोडवेज, ISBT चले जाओ, किसी भी क्षण चले जाओ, यूपी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आपको उत्तराखंड में खड़ा नजर आ जाएगा। उन्होंने कहा हम अपनी बसें चलाएंगे। जब आप सीट पर होंगे ना, जिस दिन भी, वो दिन जल्दी आए, तो अगर आप अपने जूनियर्स के ऊपर, अपना जो लोअर स्टाफ है, अगर आप उसके ऊपर एतबार नहीं करेंगे, उनके ऊपर आप विश्वास नहीं जताएंगे, आप यकीन जानिए आप कभी अपने जिले में शांति व्यवस्था नहीं बना पाएंगे। अगर आप अभी से आपके मन में, अरे पुलिस तो निकम्मी है, कि इनके बस का क्या है, ये तो खुद ही ऐसे ही होते हैं, तो खुद सोचे जिस दिन तुम SP बनोगे उस दिन क्या कर लोगे। क्योंकि अब आप बच्चे तो रहे नहीं जो आपने कुछ भी धारणा बना लिया थोड़े दिन में बदल जाएगी, धारणा बन गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जबकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पन्ने भर रहे हैं, NCERT भी पढ़ रहे हैं, आपने ऐसा मुझे बताया है, पेपर भी पढ़ ही रहे हैं, तो इतनी मेहनत के बावजूद यदि मेंटेलिटी खराब है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो पहले स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर इन अ न्यूट्रल मैनर। न्यूट्रल मैनर का मतलब ये नहीं होता है कि कोई अत्याचार करे, अनाचार करे, कोई राजनीतिक दल है तो हमारी उस पर कोई राय नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये न्यूट्रलिटी नहीं होती है, ये कायरता होती है। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि हम जजमेंटल नहीं होंगे, लॉपसाइडेड नहीं होंगे, हम इक्वली सबको ट्रीट करेंगे। हमारा भाई भतीजा कोई आ जाए, उसको भी उसी ई ऑक्शन में से गुजरना पड़ेगा जो दूसरे किसी बिडर को गुजरना पड़ेगा। ये होती है न्यूट्रलिटी। ये नहीं कि कोई
राजनीतिक दल वाले तमाशा कर रहे हैं आपके चौक चौराहे पे, रास्ता जाम करके खड़े हुए और आप कह रहे हैं नहीं नहीं हम नहीं बोलेंगे, हम तो ब्यूरोक्रेट है, हमें क्या जरूरत है बोलने। आदमी पिट रहा है, परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। और उन्होंने अपने यूपी रोडवेज पे भरोसा किया। यूपी रोडवेज के ड्राइवरों से पूछा गया कि आप ड्यूटी के लिए तैयार हैं, उन्होंने साहब हम तैयार हैं। अब मास्क वगैरह तो क्या, उन्होंने मुंह पे अपने वो कॉटन के गमछे आते हैं वही बांधे और बस लेके चल पड़े इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और भर भर के ले आए और उन्होंने ले जा के सबको छोड़ दिया गाँव में, देहात में, सब में बसें ले जा करके फ्री। एक बच्ची से पूछा था वहां के मुख्यमंत्री ने कि आप आई, आपने टिकट खरीदी, मजाक में पूछा, तो उसने कहा नहीं, आपको पता नहीं बिना टिकट यात्रा अपराध है। अब वो हंसने लगी बच्ची, क्या करती है, थोड़ी घबरा भी रही थी, मुख्यमंत्री सामने बैठे हैं। तो उन्होंने कहा आप पढ़ लिख के अधिकारी बनिए, यूपी सरकार में सेवा करिए, ये आपकी टिकट मानी जाएगी। तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप किसी एक पोस्ट पर हैं तो आपको अपने सिस्टम पर विश्वास करना चाहिए, और उसकी शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। लिखिए कॉन्कॉर्डेंट में लिखिए इट इज कोरिलेटेड, कॉन्कॉर्डेंट मतलब है अनुकूल, इट इज कोरिलेटेड विद टोपोलॉजी एंड जियोलॉजी ऑफ दैट एरिया। जैसे अभी कल अग्निपथ आई है ये योजना, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ भाई। ये देखो, ये तो मतलब 2014 से लेकर के मैंने आज तक इतनी खराब योजना दूसरी कोई देखी नहीं, और मतलब टिपिकली फेल जिसे कहेंगे ना, हद कर दी। क्या बनाना, लश्कर तैयबा तैयार करना चाह रहे हो, अपना तालिबान तैयार करना चाह रहे हो। 4 साल वो ट्रेनिंग देंगे, अरे लड़का लड़का वैसे कट्टे चलाना जानता है, आप उसे आधुनिक हथियार चलाना और सिखा दो, और 4 साल बाद कर दो फ्री। 24 में इलेक्शन निपट जाएगा, 2 साल और रखेंगे, फिर कह देंगे भाई बाय बाय, अब 29 में इलेक्शन है, तब की तब देखी जाएगी। वो तो ढेर कर देंगे। अरे उन्हें आप जिम्नास्टिक्स भी सिखाएंगे, कलारी पायटू भी सिखाया जाएगा, जो जो फौज में सिखाया जाता है उन्हें, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रोप चढ़ना, गोरिल्ला वॉरफेयर, गोली चलाना, तोप चलाना, वो रॉकेट लॉन्चर चलाना, और फिर वो आ जाएंगे सड़क पे। होगा क्या उनका। और मैं मेजर जनरल यश मोर हैं, रिटायर्ड हैं, उनका भी मैंने सुना, और एक ब्रिगेडियर सहगल हैं, मेजर जनरल सहगल हैं, उनका भी सुना। उन्होंने कहा जो इतनी पूरी सर्विस के बाद रिटायर होते हैं वो तो एटीएम में गार्ड बनते हैं, तो जो 4 साल का सर्टिफिकेट दे देंगे उससे हासिल क्या होगा कि हम 4 साल फौज में नौकरी करके आ गए। जो जिंदगी बिता करके आ गए, जो ड्रिल उस्ताद आईएमए के यहाँ से रिटायर हुए, और उनको भी देख लो तो सिक्योरिटी की जॉब मिलती है हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में, और उसमें गेट खोलो बंद करो, ये काम होता है उन लोगों का, जिन्होंने मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्रेसिशन टेक्नोलॉजी वाले हथियार चलाना जिन्हें आता है। इन लड़कों को पता नहीं क्या मिलेगा। तभी तो देखो आज उन्होंने बोगी फूंक दी, पोस्ट जला के राख कर दिया बिहार में, क्योंकि आपने तमाशा बना दिया है भविष्य का बच्चों के। ये तो बात अच्छी नहीं है। कल को कह दो कि ऐसी कुछ आई है इसमें तमाशा लेकर आ जाओ। एक लेटरल एंट्री लाए थे, सुपर फ्लॉप, कुछ भी नहीं हासिल हुआ उसमें। लेटरल एंट्री वाले तो रो दिए, तो बोले ये तो जो वहां जो बॉस है वो हमारे साथ कोऑपरेट ही नहीं करते। पता है आपको ये चीज। लेटरल एंट्री में आए थे, जब वैकेंसी निकाली गई और उन्होंने इंटरव्यू दिए, सब कुछ हुआ, पीएम का ऑर्डर है, होना तो है ही। फिर वो मंत्रालयों में बैठे, अब उनका एक तो वो जो जूनियर है वो उनको आईएएस नहीं मानता। आईएएस आईएएस होता है, आईएएस तो फर्स्ट डे से ही आईएएस हो जाता है, सिलेक्शन उसका रिजल्ट आया वो उसी दिन से आईएएस हो गया, मरते दम अपनी आखिरी सांस तक के लिए। तो उनके देखने का नजरिया, उनकी ओर हमारा जो भक्ति भावना आ जाती है उनके प्रति मन में, वो कभी नहीं आई उन लोगों के लिए जो लेटरल एंट्री से आ गए थे, तो कभी काम करा ही नहीं पाए। और दिल्ली के मंत्रालयों में वो जो बाबू है ना, जो क्लर्क वगैरह जो है, उन लोगों से काम निकलवाना बड़ा टेढ़ा काम है। उनको वही लोग करा सकते हैं जो उस सिस्टम से ऊपर तक गए हैं, जिन्होंने जिंदगी भर कॉर्पोरेट की नौकरी की है ना, इंग्लिश बोली है,
वो नहीं करा पाएंगे, उनके बस का नहीं है, क्योंकि तुम गाली तो दे नहीं पाओगे उस तरीके से जैसे वो लोग दे लेते हैं, या गुस्सा आई तो फाइल उठा के मुंह पे मार दी, वो भी आप नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा उनका अधिकारी का, लंदन में नौकरी करती नहीं, वो भारत आई और उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में आईएएस का पेपर क्वालिफाई किया, उन्हें यूपी कैडर मिला, फिर वो डीएम भी बनी, मैं जिले का भी नाम नहीं लूंगा तो वरना लोग सोच सकते हैं। उन्होंने ऐसी गालियां देती नहीं ना वो, लंदन रिटर्न लड़की कॉरपोरेट में जॉब करने वाली, तो यूपी पे आदमी भी घबरा जाते थे कि अरे मैडम आ गई, जब एम्बेसडर से उतरती थी, और नाप दिया था उसने। उन्होंने कहा इलेक्शन में अगर एक भी जगह पे रिगिंग या कुछ भी हुआ तो समझ लेना कि फिर मैं बताऊंगी कि क्या होता है, कि कलेक्टर कौन होता है और आम आदमी कौन होता है। और कुछ भी नहीं हुआ, एकदम शांति से चुनाव निपट गए। तो ये चीज है, जिसने ग्राउंड से शक्तिशाली जो रहा है ना, ग्राउंड रूट्स से, तो वो काम करा सकता है। इस तरीके की योजनाएं कभी भी सक्सेसफुल होती नहीं, केवल पैसे की बर्बादी, सब कुछ व्यर्थ चला जाए। यार ये लड़के ये बेचारे रोज शाम को कपड़े उतार के, मतलब अपने वो जो ड्रेस पहन लेते यहाँ तक का लेकर, वो 4 साल के लिए दौड़ लगा रहे हैं, तो पागल समझ लिया उनको। आप पढ़ रहे हो इतना, आप 4 साल के लिए पढ़ रहे हो, 4 साल बाद आपसे गवर्नमेंट कहते हैं हाँ भैया अपना देखो, क्या खोलोगे? भोजनालय? इतना पढ़ने के बाद अपने आप को वहां रखेंगे। ये तब होता है ना जब हम कनेक्ट हमारा छूट जाता है। हम भी गरीब परिवारों के ही हैं, पर जिस दिन हमारे खाते में 1.5 लाख रुपए सैलरी आने लग गई तो हम भूल जाते हैं कि हम भी किसी दिन गरीब थे, और हम ये सोचने लगते हैं कि ये दुनिया वैसी है जैसी हमारी नजर में अभी नजर आ रही है, कि इंडिया गेट पे बत्तियां जल रही हैं, चारों तरफ झंडे लहरा रहे हैं। ऐसा नहीं है। गरीबों के लड़के इसलिए नहीं दौड़ लगा रहे हैं कि वो पागल है, उन पे कोई काम धंधा नहीं करने को। आप सहारनपुर साइड में चले जाओ शाम के वक्त, कभी दिल्ली से लौटना, शाम हो जाए जब 3-4 बजे, तो लड़के हाईवे पे दौड़ते हैं। कितना रिस्की होता है हाईवे पे दौड़ लगाना। अगर चपेट में आ गए ना, ऐसी हवा की भी चपेट में आ गए तो कुचल जाओगे, और उसमें वो लड़के दौड़ रहे हैं। उनकी भावनाओं से शुद्ध खिलवाड़ किया जा रहा, और कुछ नहीं है। आ जाओ, ट्रेनिंग ले लो, 4 साल बाद टाटा बाय बाय। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना, क्योंकि और तो कुछ मिलेगा नहीं, टर्मिनल बेनिफिट कुछ नहीं, सैलरी भी इतनी क्या ही बढ़ जाएगी, कौन से इंक्रीमेंट लग जाएंगे 4 साल में। इससे अच्छा तो आदमी को प्राइवेट नौकरी ढूंढ ले। देखिए, here the path of river is dependent on slope of the river valley and topography. ये कॉन्कॉर्डेंट है, अनुकूल है। here the path of river is dependent on slope of the river valley and topography. आज कोई भी नहीं आया, देखो कोई नहीं है, जितने हैं उतने ही हैं। और आप लोगों में से जो लोग भी, जिनका जरा भी मन है वो मेंस का पेपर देने का, वो थोड़ा कुछ आंसर राइटिंग वगैरह कर लो। आप भी कर लो, आप दे रहे हो ना मेंस, दोगे? आपसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ, तो आप कुछ लिख रहे हो आंसर्स ज्योग्राफी के? कुछ आपने ट्राई किए हैं? जरा कुछ दिखा दो, हमें भी दिखा दो, हम भी देख लें। मॉक टेस्ट है, आपने लिया हुआ है टेस्ट सीरीज? ठीक है, फिर कोई तो कोई चिंता की कोई बात ही नहीं है। और आप लोगों में से कोई ऐसे हैं, और जो लोग यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी कभी भूले बिसरे कोई सवाल लिख लिया करो, थोड़ा ऐसे पन्ना भरने के लिए लिख लिया करो, भली बाद में फाड़ के फेंक देना। एहसान भी तो करना सीखो, हम पे ही कर दो। बताओ, लिखिए कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट, अब ये पैटर्न शुरू हो रहे हैं। जैसे आपने लिखा ना इसमें, डिस्कॉर्डेंट में एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड, ऐसी कॉन्कॉर्डेंट में कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, पिन्नेट, रेडियल, ये इसमें अलग अलग तरीके की शुरुआत हो जाती है। ये देखो, अरे एक तो मुझे इसमें समझ में नहीं आता कि ये अचानक से कहां से सब चलने लगता है इसमें। हाँ,
ठीक है, अब इसमें ये है ड्रेनेज पैटर्न ऑल। इसके मेरे पास इंडिविजुअल इमेजेस भी हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। देखिए कॉन्सिक्वेंट, रिवर्स विच फॉलो द जनरल डायरेक्शन ऑफ स्लोप। कॉन्सिक्वेंट rivers which follow the general direction of slope, they are consequent. Example, Krishna, Kaveri, ये रही ना पेनिनसुलर रिवर्स। ये देखो, ये गोदावरी इधर जा रही है, कृष्णा इधर जा रही है, नर्मदा उधर जा रही है, तापी उधर जा रही है, ठीक है। फिर ये रही कावेरी इधर जा रही है। तो इसमें क्या है कि ये स्लोप है, ग्रेडियंट है, इसी तरफ है या उनका उस तरफ है। उस तरफ क्यों है? क्योंकि बीच में वेस्टर्न घाट है, सह्याद्री है, नीलगिरी है। तो ये पहाड़ हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न घाट के ऐसे इधर, वेस्टर्न घाट के ऐसे उधर, वरना सब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। और ये रही वो पुलिकट लेक, ठीक है। लिखिए, कृष्णा कावेरी गोदावरी फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट लिखिए सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट ये देखो, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ये कॉन्सिक्वेंट है, ठीक है। ये सबसीक्वेंट है, जैसे ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही है मेन स्ट्रीम में, और जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें कोई एक नदी मिलेगी जो बेसिकली कॉन्सिक्वेंट के पैरेलल पैरेलल बह रही है, दैट इज रीसीक्वेंट, ठीक है। और फिर जो इसके बहने की दिशा के ऊपर उधर वो जा रही है ऑब्सीक्वेंट। जैसे मान लो एक नदी आ रही है, इसको ऐसे देखो, जैसे एक ये नदी बह रही है, ठीक है। अब इस नदी में ये ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं आकर के, दिखा आपको। अब इस ट्रिब्यूटरी में एक नदी है जो इसी की दिशा में बह रही है, ये इसमें मिल गई, इसका पानी आ गया। एक नदी है जो इस तरीके से बहती हुई आ रही है, उसका पानी इसमें मिल गया, फिर ये इधर से मुड़ गया। जब आप यमुना का सिस्टम पढ़ोगे तो आपको इस तरीके से केन, बेतवा, वो सब जाके चंबल में मिल रही है, फिर चंबल यमुना में मिल रही है, यमुना में ऊपर से भी नदियां आ रही हैं, वो आपको ये दिखेगा। तो इसको बोलेंगे रीसीक्वेंट, इसको बोलेंगे ऑब्सीक्वेंट। ये तो है ही कॉन्सिक्वेंट और ये है रीसीक्वेंट, ठीक है। इसको बनाओ अपने में जल्दी से, पहले सबसीक्वेंट या तो लिख लो तब बना लेना है। देखो सबसीक्वेंट में लिखो, अ ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम दैट इज eroded along, a tributary stream that is eroded along an underlying belt of non-resistant rock, an underlying belt of non-resistant rock, a tributary stream that is eroded along an underlying belt of non-resistant rock after the main drainage pattern, after the main drainage pattern had established, example, केन, बेतवा, चंबल came in existence after Yamuna. केन, बेतवा, चंबल came in existence after Yamuna. ये एक एग्जांपल है भाई। वो सब्सिक्वेंट में क्या कह रहा है कि मेन रिवर के बाद
मेन रिवर के एग्जिस्टेंस में आने के बाद और नदियां एग्जिस्टेंस में आई हैं। तो केन, बेतवा, चंबल जो है वो यमुना के एग्जिस्टेंस में आने के बाद एग्जिस्टेंस में आई है। ठीक है, कहाँ छूटा आपका? हो गया, इसको निकालिए जल्दी से। मध्य प्रदेश, जो ऑनलाइन वाले हैं वे भी मेरे संग संग चलते रहे, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी। एक गाना यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने में, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, सुना है? बड़ा अच्छा गीत है। तो आप संग चलेंगे तो सफर यूं ही कट जाएगा। अब आप अच्छा, इसमें हमें यूपी की भी थोड़ी जरूरत पड़ती, पर चलो इसी से काम चला लेंगे। फिजिकल मैप की बजाय आप पॉलिटिकल मैप देखो, ज्यादा इजीली दिख जाएगा, वरना इसमें ज्यादा नजरें गड़ानी पड़ेंगी। देखो, आपको बेतवा नदी नजर आई? ठीक है, एमपी में जो ऐसे करके यूपी आ रहा है, वो ललितपुर वाला जो सेक्शन है, डिस्ट्रिक्ट है, उससे थोड़ा नॉर्थ वेस्ट साइड में बेतवा नदी दिखी। वही बेतवा बहती बहती ऊपर जा रही है यूपी में, देखी? और आपको ऐसे देखो, जो 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसमें ऊपर देखो, यहाँ पे 80 डिग्री ईस्ट कहीं लिखा हुआ है ऊपर, 80 डिग्री ईस्ट। इसी पे उंगली, इसी में सीधे ऐसे नीचे लेकर के आओ तो आपको जगह मिलेगी छतरपुर और खजुराहो। खजुराहो मिला? खजुराहो के पास से केन नदी निकल रही है जो यूपी की ओर जा रही है, मिली? यही नदियां हैं जो फाइनली जाकर के उसमें मिल रही हैं। ये यमुना का पार्ट है, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, ये देखिए। अब मैंने ये, अब पहले ये मिटेगी। ड्रेनेज देखो, यमुना, यमुना ड्रेनेज बेसिन, ये देखो, ये है माँ गंगा, इधर ये रही, देखो गंगा जी के पैरेलल बह रही है यमुना। इसको प्रयागराज पढ़ा जाए, प्रयागराज में यमुना गंगा में जाकर के मिल रही हैं। ठीक है, ये यमुना में चंबल मिली, ये मिली काली सिंध, ये बेतवा, ये केन। ठीक है, अब आप वो वाला ये देख लो, ये रहा सिंध और ये है काली सिंध, ये है पार्वती। अब पार्वती जो है, देखो यहां पर ऑब्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट का एग्जांपल देखो। पार्वती जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है चंबल में मिलने के लिए, जबकि यमुना जी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर जा रही हैं। तो मेन नदी के बहने की दिशा के उल्टी दिशा में एक नदी बह रही है और वो मेन नदी की एक ट्रिब्यूटरी को ज्वाइन कर रही है। सच अ स्ट्रीम विल बी नोन एज ऑब्सिक्वेंट। समझ गए? देख लो, ये मेन है, इसमें ये सब कौन सी नदियां हैं? ये सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट में ऊपर से आ रही है रीसीक्वेंट, नीचे से आ रही है ऑब्सीक्वेंट। ये भगवान ने देखो कितना अच्छा सिस्टम बना दिया। कहने के लिए तो ये ऐसा स्लोप है, पर उसी में ही आपको ऐसा भी मिल रहा है कि वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ये प्रकृति का विधान है। गारलैंड प्रोजेक्ट इसके खिलाफ है, समझे? भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा संजीदगी से लिया, पर उन्हीं के अपने एक नेता, सीनियर लीडर, फिजिक्स के प्रोफेसर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एचओडी के पद पे रहने वाले प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि ये एक तबाही का मंजर तैयार करने वाली योजना है। और ये बात उन्होंने तब कही थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा थे। एक वक्त था जब तिकड़ी होती थी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी।
जब मोदी जी दिल्ली पहुंचे तब तक वाजपेयी साहब की तो तबीयत वैसी रही नहीं थी, तो वो तो एक तरीके से अलग ही हो गए थे। आडवाणी को किनारे कर दिया गया, थोड़ी बहुत इज्जत दे दी गई। मुरली मनोहर जोशी को वो इज्जत भी हाथ नहीं आई, उनसे तो लोकसभा सीट तक खाली करा ली गई। जब आप मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करिए, वो मार्गदर्शन उनसे कभी लिया नहीं गया। मंडल के वो सदस्य रहे, सब कुछ चला गया। उन्होंने इसका विरोध किया था। विरोध के सुर कभी बर्दाश्त किए नहीं जाते हैं। एक आपने दोहा सुना है, निंदक नियरे राखिए, वो कोई नियर रखता नहीं है अपने। खैर लिखिए, पिनेट, पिनेट, PINNATE, 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 also known as dendritic, also known as dendritic। झांसी स्टेशन का नाम क्या है? अरे भाई, आप आगरा से चले तो धौलपुर आया, फिर ग्वालियर आया, फिर आया वीरांगना लक्ष्मीबाई, नहीं पता। आप लोग ना, ये डेंड्रेटिक सिस्टम है, डेंड्रॉन या पेड़ की याद दिलाने वाला। डेंड्रॉन मतलब पेड़ होता है ना। लिखिए, also known as dendritic, it is a tree shaped pattern। एग्जाम्पल, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। देन नेक्स्ट लिखिए, ट्रेलिस, 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 ये रहा। आप लोगों को ये जानकर के हैरत होगी कि डायरेक्टर सर पर्सनली इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपको जो है क्वालिटी मटेरियल दिया जाए। जितने भी यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं ना, उनको समय समय पर ये क्लियर गाइडलाइन दी जाती है कि ऐसा काम करना है। हम अपनी मनमर्जी नहीं चलाते हैं यहाँ कि जैसा हमें अच्छा लगेगा, नहीं, क्योंकि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराना उनका मेन मोटिव है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को गाइडलाइंस दी जाती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना हमारा काम है। आउटपुट है 0, कुछ नहीं। जो बातें मैं आपको बताता हूँ आप सुन लेते हैं, पर आप उसको नोट नहीं करते। नोट कर लेते हैं तो नोट ही छोड़ देते हैं। जैसे पर्ची कट गई, पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो गई, वो पर्ची फेंक दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो वाली हालत है। गाड़ी तो मिल ही जाएगी, तो ये थोड़ी ना 5 रुपए की पर्ची के लिए 5 लाख की गाड़ी छूट जाएगी। और ये बातें अगर नहीं पता आपको, भारतीय रेलवे में ये सिस्टम बहुत ही, मतलब बहुत चुनिंदा स्टेशन ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति के नाम पर हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे मुगल सराय है, वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पे झांसी है, MG रामचंद्रन के नाम पे चेन्नई सेंट्रल है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे मुंबई सेंट्रल है, लोकमान्य तिलक के नाम से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई में है। मतलब इसका मतलब है कि आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहे हैं। योजना पढ़ना, कुरुक्षेत्र पढ़ना, इससे ज्यादा जरूरी है करंट अफेयर पढ़ना। और ये तो वो करंट अफेयर हैं जो बाजे की तरह बजे टीवी में, मतलब बहरे को भी सुनाई पड़ जाए, इतनी बार दिखाया गया। देहरादून का नाम उर्दू हटा करके देहरादूनम कर दिया गया, हरिद्वारम कर दिया गया। अब अगर आपको ये भी बात नहीं पता
फिर देहरादूनम हटा करके फिर उस पर उर्दू का पर्ची चिपका दी गई, हरिद्वारम हटा करके। इसका मतलब कुछ आप पढ़ ही नहीं रहे। अभी जम्मू में खीर भवानी माता का मेला लगा है। अमरनाथ यात्रा के बाद सबसे बड़ा जम्मू में हिंदुओं का कार्यक्रम होता है वो खीर भवानी। इंटेलिजेंस का इनपुट था कि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, जरा अलर्ट रहिए। फौज भी अलर्ट है और सीआरपी भी अलर्ट है। ज्येष्ठ मास की अष्टमी के दिन खीर भवानी का मेला लगता है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो। थोड़ा सा देखो भाई, क्योंकि आप लोगों को ना उसमें जोड़ बिठाने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे पटरी ना, रेलगाड़ी तभी चलती है जब पटरी के बीच वो दो पटरी लगा करके बोल्ट अच्छे से कसे जाएं। वो बोल्ट ढीला रह गया, डिरेल हो जाती गाड़ी। तो बोल्ट नहीं लग पा रहे हैं अभी। पटरियां तो बिछ रही हैं, एक के बाद एक कॉपियां भर रही हैं आपकी, पर लिंकेज नहीं बैठ पा रहा है उसके बीच में। गति तभी पकड़ेगी जब ट्रैक बिल्कुल ग्रीन रहेगा। उसको देखो क्या करना है, कैसे करना है। सवेरे जल्दी उठना है या देर रात तक जग के पढ़ना है, क्या करना है, सिर के बल पढ़ना है या पैरों पे खड़े होके पढ़ना है, तो आप देखो। क्योंकि खाता आपका लिखा जाएगा वहां पे जिसमें सैलरी आनी है, वो और किसी का नहीं दे दोगे कि गांव में हमारे चाचा जी हैं उनके खाते में सैलरी डाल देना हमारी। ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने शुरुआत में कह दिया था कि हिंदी के महीने याद कर लो, मुश्किल में पड़ जाओगे वरना आर्ट एंड कल्चर में। क्योंकि जो एक चैप्टर है ना फेयर्स वाला, उसका आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा अगर आपको महीने याद हो जाएंगे तो। अभी आप भक्ति सूफी मूवमेंट में पंढरपुर की यात्रा पढ़ोगे। आपने एक नाम सुना होगा, तुलसी विवाह, कार्तिक मास में। उसको बोलते हैं देव उठनी एकादशी, संस्कृत में बोलते हैं देव उत्थान एकादशी। हिंदुओं की मान्यता है कि उस दिन वो लगन निकालने की जरूरत नहीं है कि किस समय मुहूर्त है, वो पूरे दिन मुहूर्त है वो तिथि में। क्योंकि उस दिन भगवान सो के उठे हैं अपनी निद्रा से। निद्रा उनकी होती है 4 महीने की। मूर्खों की बात है कि भगवान सो गए, ऐसा तो कभी होता नहीं। वो जो 4 महीने होते हैं जिसमें अच्छा कोई काम नहीं किया जाता, पंढरपुर की यात्रा उस दिन समाप्त होती है जिस दिन वो 4 महीने का समय शुरू होता है। महाराष्ट्र के अलग 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 विठ्ठल पांडुरंग की, विठोबा जिन्हें बोला जाता है, संत तुकाराम, संत नामदेव, सबकी अलग अलग डोलियां, बहिनाबाई की डोली, गजानन महाराज की डोली, सब डोली पंढरपुर जा रही होती है। और उनका वो उस दिन पूजा होती है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आरती करते हैं और मंदिर के कपाट बंद, 4 महीने के लिए भगवान सो गए, अब उठेंगे कार्तिक के महीने। तो पंढरपुर की यात्रा भक्ति सूफी मूवमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंढरपुर मूवमेंट। क्योंकि मराठियों का तो जो जितना जो कुछ भी उनका कंट्रीब्यूशन है वो सब है ही उसी में ही। उन्होंने जो रचनाएं लिखी उन्हें अभंग कहा जाता है। और आप लोग मुझे ऐसे देखते हैं जब मैं बोलता हूँ कि लगता है कि अरे हम कोई दूसरे देश में आके हिंदी पढ़ाने लग गए क्या। अभी दंगे हुए हैं कानपुर में, प्रयागराज में, बताओ कौन सी फोर्स बुलाई गई थी नीले कपड़े पहन के दंगा विरोधी दल? नहीं पता है? पता है? हैं? पीएसी नीले कपड़े नहीं पहनी, पीएसी आई थी, वो आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। इट इज नोन एज रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ। आरएएफ बुलाई जाती है, मारो इनको। आरएएफ का मतलब ही है आरएएफ आ गई, अब लोग पिटेंगे ढंग से। दौड़ा दौड़ा के मारे जाते हैं, ऐसा ही मार लगाती है कि जीवन भर याद रहती है। उसका काम ही है दंगा निरोधी दल।
and RAF is a daughter agency of CRPF. CRPF के नॉर्मल कपड़े पुलिस जैसे होते हैं, कॉम्बैट ड्रेस अलग होती है, पर RAF नीले रंग की ड्रेस पहनती है। रैपिड एक्शन फोर्स, तुरंत फोन पहुंचता है SSP का DIG के पास कि सर अब स्थिति खराब है, तुरंत अपने यहाँ से होम डिपार्टमेंट से बोलते हैं RAF की कंपनी बुलाई जाए, CRP को चिट्ठी लिखी जाती है कि RAF भेजी जाए, और ट्रकों में भर के वो आ जाती है। ट्रक का दरवाजा खुला और सारे दंगे शांत, जैसा वो बोले कि शिमला बना देते हैं, एक्चुअली शिमला RAF बना देती है। वो तो खैर क्या बनाएंगे, वो तो लखनऊ में रहते हैं, फील्ड में RAF उतरती है। थोड़ा 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 करके अगर लिंकेज बिठाकर चलोगे, मैंने पहले भी बोला कि जब आप सब्जेक्ट को लेकर के बैठेंगे तो आपको नया नहीं लगेगा। और ये जो आपके अवाक रह जाने के ना, ऐसे आंखें खुली हैं, हमने पहली बार सुना है आज ये शब्द, उसका कारण है कि आप अखबार नहीं पढ़ते। जोड़ लो, हिंदी और अंग्रेजी के भी रुपए मिला लो, मैंने उस दिन भी कहा था सिगरेट से कम में आ जाएगा। एक वो जो धुआं उड़ जाता है, मैंने बोला देखो जी कौन पीता है वो तो उस पर तो मत जाओ, मैं जिस जगह पे खड़ा होके पढ़ा रहा हूँ ना, जिस शहर में, उस पे मत जाइए, क्योंकि बहुत कुछ होता है, मेरा मुंह मत खुलवाइए। अखबार को पढ़ना शुरू कर दो, जो लोग अखबार नहीं पढ़ रहे हैं वो अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश का, उसके बिना नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्लियरली समझ लीजिए, कोई धोखे में रहने की जरूरत नहीं। और जो लोग वो ऑनलाइन उसका वीडियो देखते हैं, शुरुआत में उसका वीडियो ठीक है एनालिसिस का, पर कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप अपनी भी थोड़ा थिंकिंग को डेवलप करें, ज्यादा स्पून फीडिंग पे ना रहे निर्भर कि अखबार तो आ ही गया है, जरा वो वीडियो और आ जाए तो हमारा अखबार पढ़ना आसान हो जाएगा। अरे खुद पढ़ो ना, खुद भी तो देखो, अंग्रेजी हिंदी समझो ना क्या लिखा है उसमें, उसको सोचो। अभी द हिंदू में वो उनका विवेक काटजू का बहुत अच्छा एडिटोरियल आया, और उसमें उन्होंने वो वाली बात लिखी कि जिस समय भारत में दंगा मचा हुआ था, उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कतर की यात्रा पे थे। सोचिए कितना उनको अजीब लग रहा होगा वहां पे कि हम जिस देश में आए हुए, वो देश नाराज है हमारे देश से। आप सोचो आप किसी के घर चले जाओ, वो इंसान नाराज है आपसे, आपके पूरे परिवार से, आपको अजीब लगेगा ना। और जबकि उस देश को ही पता है कि उपराष्ट्रपति जिस पार्टी का, उसी पार्टी के नेता ने वहां पे बयानबाजी की है। तो ये सब चीजें आप पढ़िए, पढ़ ही नहीं रहे हैं, अखबार पढ़ना चालू करो। लिखिए नेक्स्ट, ट्रेलिस आप लिख रहे हैं, ट्रेलिस, ट्रेलिस लिख लिया क्या, कितना लिख लिया? शॉर्ट एंड सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स meet the mainstream, short and subsequent streams meet the mainstream. At right angle and the differential erosion through soft rocks and the differential erosion through soft rocks pave the way of tributaries. Differential erosion through soft rocks pave the way for tributaries. इसका एक एग्जांपल है रिवर सीन इन फ्रांस, SEINE, रिवर सीन, रिवर सीन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लिख लीजिए। देखिए रिज है, एक पहाड़ मान लो, अब इस पहाड़ के इधर भी स्लोप है और इधर भी स्लोप है, ठीक है, तो आप देख रहे हो फ्लो का डायरेक्शन वो है, स्लोप से उधर जा रहा है और इधर जा रहा है, और एक सिंक्लाइन है, इधर भी स्लोप है इधर भी स्लोप है, तो सिंक्लाइन में एक नदी बह रही है, ऐसे में दोनों तरफ से स्लोप है, बीच में पानी बह रहा है, ये
और ये जो इसको ज्वाइन कर रही है 90 डिग्री पे ज्वाइन कर रही है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा सा सीन बन जाता है जब इंडस रिवर पहुंच जाती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तब जब उसमें जो एक के बाद एक जो जब इंडस में पढ़ाऊंगा तो मैं उनके नाम बताऊंगा आपको, तो उसमें भी इस तरीके से एग्जैक्ट 90 डिग्री तो नहीं होता खैर, पर फिर भी। नेक्स्ट लिखिए एंगुलर। एंगुलर, the tributaries join the main stream at an acute angle. The tributaries join the main stream at an acute angle. पहले एनएसजी केवल मानेसर में हुआ करती थी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो कहलाते हैं, वो केवल मानेसर में हरियाणा में होते थे। फिर हुआ बंबई का हमला, तो उन लोगों को मानेसर से भेजा गया था हेलीकॉप्टर में बिठा करके, वो पहुंचे। जब तक पहले तो लॉजिस्टिक्स में इतना टाइम लगता है, तो उनको फिर हैदराबाद में एक और जगह पे अब उनको स्टेशन कराया गया कि एटलीस्ट 2 जगह तो हो, ऐसा बलवा कुछ हो जाए, कुछ बड़ा कांड हो जाए और उनकी जरूरत है तो वो चाहिए। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा अखबार के नोट बनाओ, वो बड़ा टाइम वेस्ट काम होता है, वो पढ़े तो कभी जाते नहीं, पर आप अखबार पढ़िए बस, और किसी एक जगह पे नोट कर लो कि भाई ये एक मेजर पॉइंट है जो आप जो करंट अफेयर फॉलो करते हैं उसमें आप उसको डिटेल में पढ़ लीजिए बस। और क्या करना, खाली नहीं, ऐसे नहीं जाना चाहिए ना एकदम पता ही नहीं चला बॉल कब आई और विकेट उड़ गया, हम बैटिंग कर ही नहीं पाए, ऐसा नहीं। ये पूरा एंगुलर में लिख लिया आपने। Tributaries join the main stream at an acute angle. It is common in Himalayan foothill region. It is common in Himalayan foothill region. Next लिखिए rectangular. Rectangular. ये देखिए main stream bend at right angle and tributaries also join at right angle. Main stream bend at right angle and tributaries also join at right angle. Example Colorado River. ये जो कल योजना आई है ये 2021 से इसकी बातें चल रही है। टूर ऑफ ड्यूटी का तब नाम दिया गया था, टूर ऑफ ड्यूटी। कल आया अग्निपथ और आज अग्नि अग्नि हो गई सभी राज्यों में, टूर ऑफ ड्यूटी इसका नाम रखा गया था तब। खुद नाम ही देख लीजिए कितना मतलब कैजुअल है, टूर ऑफ ड्यूटी। वो कोई घूमने फिरने की जगह है क्या, बॉर्डर तो टूर करके आएंगे? ये सीमा दर्शन योजना नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों को सीमाएं को दर्शन कराए जाए कि हमारे सैनिक किन हालात में रहते हैं। 4 साल में तो सारी अंदर की बातें जान जाएंगे वो लड़के, और एक बार नौकरी गई, जेब में पैसा नहीं है, खाने को तो कुछ चाहिए ही, अब वो किससे हाथ मिला लें तो इसका कौन देखेगा? फिर आप कह दोगे इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए क्या और कोई कम काम है क्या ऑलरेडी? अभी कोई त्योहार आ जाए, 2 त्योहार आ जाएं अलग अलग धर्मों के, फिर देख लो इंटेलिजेंस ब्यूरो उन पर कितना बर्डन हो जाता है। और होता ही है क्योंकि हमारे और उनके वो लूनर कैलेंडर मिलके चलता है, लूनर कैलेंडर में वो फंस जाते हैं त्योहार। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर सारा काम होता है कि कोई बलवा ना हो, दंगा फसाद ना हो। ऐसे में आप उनके सामने एक बिल्कुल तैयार फोर्स खड़ी कर रहे हैं, तो एक बार उनका दामन छूटा फिर वो किस ओर रुख करेंगे तो पता नहीं चलेगा। जहाँ अमेरिका ने ट्रेनिंग दी थी फिर अमेरिका चला गया अफगानिस्तान छोड़ के, अब वहां पे कौन लोग बचे हैं? उन्होंने क्लास में सब पर्दा खिंचवा दिया, लड़कियां इधर और लड़के इधर। बताओ, अच्छा खासा जो अफगानिस्तान चल रहा था
बुद्धिमान वो होता है जो दूसरे की गलती से सबक लेता है, वो नहीं जो खुद ही कूद गया, अब तैर के बाहर निकलेंगे चोटे लोगे तब सबक लेंगे, वो तो फायदा क्या। लिखिए रेडियल, रेडियल पैटर्न। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्लास कब खत्म होगी, क्लास तब खत्म होगी जब डायरेक्टर सर आ जाएंगे। रेडियल पैटर्न, ट्रिब्यूटरीज फ्लो फ्रॉम समिट, ये नहीं दिख रहा होगा शायद ऑनलाइन वालों को, इस पे मैं वो चला देता हूँ अपनी भी कलम, ये लो। अब इस पे तो मुझे वो भी नहीं दिख रहा, ये रहा, ये ऐसा है, कहाँ है ऐसा, इंडिया में है क्या ऐसा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमरकंटक में। ट्रिब्यूटरीज फ्लो फ्रॉम समिट following the slope downwards in all directions. Example, Amarkantak in Madhya Pradesh, then Girnar, Mikir, Mount Kilimanjaro, Mount Kilimanjaro, Mount Kilimanjaro. And next लिख लीजिए parallel. Tributaries seem to be running parallel. Tributaries seem to be running parallel to each other in uniformly sloping region. In uniformly sloping region. It is visible in lesser Himalayas. Uniformly sloping region. Sloping region. It is visible in lesser Himalayas. And small and swift rivers. And small and swift rivers originating in Western Ghats. Originating in Western Ghats. ठीक, नर्मदा है, तापी है, पैरेलल कर रही, lesser Himalayas and small and swift rivers originating in Western Ghats. So this is the end of today's lecture. We'll continue the same chapter in next working days also. Okay, till then take care. Namaskar.